Look, I'd like to say at the very outset that any academic institution must not just transmit knowledge, it has to impart values, which are the foundation of any personality development program. Unless you have values, the rest of the knowledge structure is absolutely shaky and unstable. If there are no values of duty, honor, country, integrity, discipline, these are the basal values with which you start any character development program. देखिए बच्चों, मैंने आज से कोई तकरीबन 50 साल पहले हमारा जो बैच था वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी से पास आउट हुआ, और उस वक्त हमको 14 दिसंबर 1971 को पास आउट होना था। लड़ाई के बादल जो है वो छा रहे थे, इसलिए हमको जो है एक महीना पहले यानी 14 नवंबर को पास आउट किया। हमको एडजुटेंट साहब ने बुलाया और बोला कि युद्ध के बादल घिरे हुए हैं और तोपों को चारे की जरूरत है, कैनन फॉडर इज रिक्वायर्ड, ठीक है, और यू आर द कैनन फॉडर। तो उस वक्त हमारी उम्र 18, 19, 20 साल की थी, और हम लोग को कमीशन दी गई, 10 दिन छुट्टी दी गई मम्मा पापा से मिलने, और फिर सीधा ट्रेन में हम बैठे और सिलीगुड़ी के रेलवे स्टेशन उतरे, और वहां हमारे पलटनों के जवान खड़े थे, हजारों जवान वहां पे थे, स्टील हेलमेट्स डाले, उनकी संगीन धूप में चमक रही थी, विंटर सनशाइन जैसे कि अभी है, और हम लोग को सीधा वो बोले साहब जल्दी करो, पलटन लड़ाई में है, पलटन बांग्लादेश में है। और हम लोग सीधा जो है, उस वक्त तो ईस्ट पाकिस्तान था, हम लोग सीधा गाड़ियों में बैठे और अपनी सर्विस के पहली रात हम लोग मैदान जंग में थे, और बहुत सारे मेरे साथी पहली रात सर्विस की शहीद हो गए, मारे गए, कईयों की टांग उड़ गई, कईयों के हाथ उड़ गए, और बहुत सारे जो शहीद हो गए उनके तो माता पिता को पहली तनख्वाह नहीं मिली, हमारी पहली पेंशन मिल गई, जो कि पेंशन जो कि लड़ाई के शहीद होने पे मिलती है, वो पेंशन हमको वहां मिली। लेकिन हमको बड़ा फख्र है कि जो डिसिप्लिन, जो वैल्यूज हमको एनडीए में, नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवासला में, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में दी गई, उनके चलते, वो डिसिप्लिन और अनुशासन के चलते हम लड़ाई का ये भीषण झटका ना केवल सह सके, लेकिन मात्र 14 दिन में हमारी फौजों ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। ठीक है साहब, पाकिस्तान वॉज ब्रोकन इनटू 2। 550 किलोमीटर अंदर गए हम ईस्ट पाकिस्तान के, और जो राजधानी थी ढाका, उस पे हमने तिरंगा झंडा फहरा दिया, और 93,000 कैदी पाकिस्तान के उन्होंने आत्मसमर्पण किया। ये सब क्यों, कैसे हुआ, ये संभव कैसे हुआ? ये दुनिया का टेक्स्ट बुक कैंपेन माना जाता है। सर्वप्रथम मैं बोलूंगा कि हमारी जो वैल्यूज, और हमारी पूरी वैल्यूज का सार चेटवुड मोटो में है, द कंट्री कम्स फर्स्ट always and every time. The honor, welfare and safety of your country comes first, always and every time. The honor and welfare, safety nahi bola, the honor and welfare of the men you command comes next. सर्वप्रथम आता है आपका राष्ट्र, आपका देश, उसकी इज्जत, उसकी सिक्योरिटी, ये सर्वप्रथम है एक किसी भी सैनिक के लिए। उसके बाद आप अगर एक ऑफिसर हैं तो उसके बाद आपके आते हैं आपके जवान, जिनकी कमांड, जिनकी जिम्मेवारी आपको सौंपी गई है, उसका ऑनर और वेलफेयर आपको देखना है। आपको खाना मिला या नहीं मिला, it hardly matters. You have to see that they have gotten their food, they've gotten the ammunition, they have the weapons to fight. और सबसे your own ease, comfort and safety come last, always and every time.
और आपका जो निजी कंफर्ट है, सेफ्टी है, ये सब आखिरी आता है। सब प्रॉब्लम्स हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में खड़ी होती हैं जबकि ये सिस्टम ऑफ वैल्यूज को इन्वर्ट कर दिया जाए। आजकल का जमाना है आई, मी, माई सेल्फ, मैं और मैं और मैं कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाऊं, आलीशान बंगलों में रहूं, आलीशान कारें चलाऊं, चाहे इसके लिए मुझे चोरी करनी पड़े, डकैती करनी पड़े, अपने अकाउंट्स फर्ज करने पड़े, हवाला का पैसा लाना पड़े, कुछ भी करने को मैं तैयार हूं, देश को बेच देना पड़े, लेकिन मुझे पैसा चाहिए, मुझे जो है बंगले चाहिए, ऐशो आराम चाहिए। ये पूरी वैल्यूज उल्टी हैं। देश तो आखिरी आ गया, आपकी ऑर्गेनाइजेशन उससे भी नीचे गई, मैं और मैं और मैं। और हमारे यहाँ बोलते हैं कि जो बकरे का मेमना बहुत सारा मैं करता है उसका गला काट दिया जाता है, बलि चढ़ा दिया जाता है उसको। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपकी सिस्टम ऑफ वैल्यूज है बच्चों, आपको समझना है कि दो टाइप ऑफ इमोशंस होती हैं। एक होती है सेल्फ असर्टिव और दूसरी होती है सेल्फ ट्रांसेंडिंग। ग्रीड, लस्ट, चोरी, ये सब ये सेल्फ असर्टिंग है। मैं और मैं, जो मेरा के अंदर जो मैं है उसको एम्फसाइज करती है, जबकि हिम्मत इज सेल्फ ट्रांसेंडिंग। लड़ाई के मैदान में जब मैं देखता हूं, विक्रम बत्रा ने देखा, कैप्टन विक्रम बत्रा ने देखा कि उसका एक जवान, खूब शेलिंग शुरू हो गई और वो खुले में पड़ा था, वो बुरी तरह घायल हो गया। ये लोग पत्थरों के पीछे जाके कवर लिया था और वो चिल्ला रहा था, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तो जो विक्रम बत्रा का जेसीओ था वो खड़ा हुआ, सर मैं उसको ले आता हूं। तो विक्रम बत्रा ऑल ऑफ 23 इयर्स ओल्ड, उसने उसके कंधे पे हाथ रखा और बोला, तू बाल बच्चेदार है, तू बाल बच्चेदार है, मैं जाऊंगा। हालांकि वो पहले घायल था, 5 मार चुका था दुश्मन, बुरी तरह घायल था, फिर भी वो गया, जाके उसको खींच के लेके घसीट के पत्थरों में वो ले आया। जैसे ही उसको पत्थरों में रखा, दुश्मन के स्नाइपर ने उसको देख लिया था, उसने खड़ाक से गोली मारी और वहीं पे बेचारा विक्रम बत्रा शहीद हो गया। बट लुक एट द वे ही ट्रांसेंडेड हिमसेल्फ, हिज बॉडी, हिज सेफ्टी, हिज पेन, हिज सिक्योरिटी, वो सब छोड़ दिया। दिस इज कॉल्ड सेल्फ ट्रांसेंडिंग। आप जो है बहुत अपना खाना खा रहे हैं, तभी आपने देखा एक भिखारी आ गया, बहुत भूखा है, माइग्रेंट लेबर है, कहीं जा रहा है। ये आपने टीवी पे एक क्लिप देखा होगा, एक पुलिस वाला बेचारा खाना खा रहा था, अपना शुरू ही किया था, मुंह में डालने वाला था कि एक माइग्रेंट लेबर आया, साहब मैंने 5 दिन से खाना नहीं खाया है, प्लीज। व्हाट इज सेल्फ ट्रांसेंडेंस? अपना खाना उठा के उसको दे दिया। मैं नहीं कहा कि मेरे को भूख लगी है, तू जा भाड़ में, तू मर किधर भी जा, मेरे को पहले खाना। ये जो मैं है ना, ये ईगो, इसको जब आप ट्रांसेंड करते हैं, जो इमोशंस आपको भय को ट्रांसेंड कराती है, अपनी सेल्फिशनेस को ट्रांसेंड कराती है, ये सारे जो क्राइम्स हैं वो सेल्फ के लिए होते हैं, सेल्फ एग्रेंडाइजमेंट के लिए होते हैं। मेरे खाने की भूख, ग्लटनी, लस्ट, ये सब चीजें सेल्फ, दे आर बेस्ड अपॉन द सेल्फ। सो एनी सिस्टम ऑफ वैल्यूज मस्ट टीच यू टू राइज above yourself, transcend. They must help you to transcend. So these are the values which teach you self transcendence. Right, sir. And ऐसी values के अंदर बेटा मैं 4 चीजों का आपको एक गुरु मंत्र देना चाहता हूँ, एक नुस्खा देना चाहता हूँ। Right, sir. और आपने सुना होगा सीसीटीवी कैमरा। जब आप शैतानी करते हैं स्कूल में तो आपके प्रिंसिपल साहब सीसीटीवी कैमरा लगा के देखते हैं कि कौन क्लास में, जहां टीचर नहीं है वहां बच्चे क्या शोरगुल कर रहे हैं। ठीक है, तो सीसीटीवी, हाँ, सिर्फ आप सी को एक सी बढ़ा दीजिए, CCTV। ट्रिपल सी स्टैंड्स फॉर कंट्री। द कंट्री इज द हाईएस्ट वैल्यू। ठीक है साहब, आप चाहे हिंदू हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, जैन हो,
पारसी हो, किसी भी धर्म के हो, सबसे पहले आता है आपका देश। Right, The sir. country comes first, always and every time. The country is not just a place. It is not just a geographical location on the Google map. It is not 6 feet of the earth. It is an emotion, blinding, overpowering, for which I can kill, and I have killed 350 टेररिस्ट और पाकिस्तानी जमीन के नीचे गड़वा के आया। ठीक है, मरने के लिए तैयार हूं, मारने के लिए तैयार हूं। ऐसी ब्लाइंडिंग, ओवरपावरिंग इमोशन, ये है कंट्री। ठीक है साहब, और इसमें मैं एक आपको दिखाऊंगा, एक आपको उदाहरण दूंगा। जी सर। स्वामी राम तीर्थ, ये नाम सुना होगा आपने, ये वेदांत के टीचर थे और ये जापान में गए थे सॉरी, ये जापान में गए थे लेक्चर देने के लिए। शाम को ये लेक्चर दे के आए, बहुत लेट हो गया था, इनफैक्ट रात हो गई थी और 10 बज चुके थे। जब ये होटल पहुंचे तो बोले साहब खाना, तो बोले साहब डिनर तो 9 बजे बंद हो जाती है जापान में, और अब अभी तो बोले कोई खाना नहीं है। तो ये बेचारे भूखे पेट सो गए। सुबह उठे जल्दी, ये कोई 5:30 बजे, और दौड़े, ब्रेकफास्ट है यार, ब्रेकफास्ट है। तो बोले साहब ब्रेकफास्ट तो 6 बजे शुरू होता है। तो ये बगैर डिनर, बगैर ब्रेकफास्ट खाए ये दौड़े, और ये सीधे जो है इनको हॉन्शू से होकाकाइडू के आइलैंड जाना था। तो जब ये पहुंचे फेरी की जगह, तो बोले साहब जल्दी करो, आपकी वो जाने वाली है, 6:30 बजे उसका टाइम है, वो तो टाइम हो गया। बोले कितने की टिकट चाहिए, 1 येन की या 1.5 येन की? तो बोले कोई सीट में फर्क? बोले नहीं, सीट में कोई फर्क नहीं। तो बोले 1 येन की दे दीजिए। जब भी हम बाहर जाते हैं तो हम कंजूसी करते हैं। तो बोले साहब 1 येन की टिकट मेरे को दे दीजिए। तो वो टिकट लेके बैठ गए अपनी बोट में, और बोट ने चलना शुरू किया। 12 बज गए दोपहर के, और जब वो 12 बज गए तो उन्होंने लंच सर्व करना शुरू किया वो फेरी के अंदर। तो गरम गरम नूडल्स जिसमें से भाप निकल रही है, उनके पीछे वाले लोगों को दिया, उनके दाएं दिया, उनके जो बाएं बैठा था उसको दिया, और इनको छोड़ दिया। तो ये बेचारे बड़े मुंह देखते रहे कि शायद भूल गया है। और जब उसने सबको दे दिया, सबको प्लास्टिक की ट्रे बांट दी, नूडल वाली प्लास्टिक के फोर्क के साथ, तो इन्होंने बुलाया वेटर, वेटर इधर, कि मेरा लंच किधर है? तो उसने पूछा व्हाट टिकट यू बाय, कौन सी टिकट खरीदी आपने? तो बोले जी 1 येन। बोले नो लंच विद 1 येन, लंच ओनली विद 1.5 येन। तो अब जो आदमी जिसने रात का खाना ना खाया हो, जिसने सुबह का ब्रेकफास्ट ना खाया हो, और उसके सामने भूख लगी हो बड़ी जम के, तो उसको चिढ़ तो छूटेगी। तो उसको बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा मेरे को सपना आना था कि तुम्हारे 1.5 येन में लंच है, तुम वहां बोर्ड नहीं लगा सकते? कह रहा व्हाट अ फनी कंट्री यू आर। अजीब मखौल देश बना रखा है साहब आपने, हद है। अब मैं बाहर से आया हूं, मैं इंडिया से आया हूं, मुझे क्या पता साहब आपके कि 1 येन में लंच नहीं और 1.5 में नहीं। मेरे को बोलते तो मैं ले लेता। बोले खैर साहब आप 50 पैसे जो हैं वो अभी ले लीजिए, प्लीज मेरे को एक लंच दे दीजिए, मैंने ना रात का खाना खाया है ना मैंने सुबह का ब्रेकफास्ट खाया। तो बोले सॉरी, मैं तो उतने ही लंच लाया जितने की 150 की टिकट्स थी यहाँ पे। तो बोला मुझे फिर लंच कब मिलेगा? बोले साहब शाम को 4 बजे जब हम पहुंचेंगे होकाकाइडो। वो गुस्से के मारे सिर पकड़ के बैठ गए। व्हाट अ फनी कंट्री जापान, क्या वाहियात मुल्क है साहब। ऐसा करके वैसे अपनी बाजू फोल्ड करके गुस्से में कुड़ के वो बैठ गए। उनके कंधे पे टैप 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 हुआ। ठीक है साहब, उनके कंधे पे टैप 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 हुआ। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो एक छोटा लड़का जापानी, 13 साल की उम्र, माथे पे साधना कट बाल आए हुए, सिल्कन और बड़े मोटे चश्मे लगाए हुए, कोई योद्धा वोद्धा नहीं, कोई सिपाही नहीं, कोई कराटे का एक्सपर्ट नहीं, छोटा सा लड़का। ठीक है, मोटा छोटा मोटा लड़का। तो उसने कुछ नहीं कहा। जब इन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो उसने अपनी लंच की ट्रे ली और इनके नाक के नीचे रख दी और बोला ईट, खाओ। तो ये सक पका गए। यू सी, नेचुरली यू फील एम्बैरेस्ड कि कोई अपना लंच आपको दे रहा है।
बोले नहीं नहीं, यू हैव पेड फॉर इट, आपका है, आप प्लीज खाइए, आई एम नॉट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और वो सामने मुंह करके बैठ गए, कुड़ करते हुए। वो लड़के ने फिर टैप किया, टैप टैप टैप। इस बारी वो खड़ा हो गया, ठीक है साहब, और उसका मुंह टमाटर जैसे लाल हो गया, ठीक है। और उसने फिर ट्रे अपनी इनकी नाक के नीचे रखी और पता क्या बोला, ईट। आप ईट और ईट में फर्क समझते हैं? बिल्कुल। वो स्वामी जी घबरा गए एकदम, उनका ठंडा पसीना छूट गया उस लड़के का चेहरा देख के, ठीक है। उन्होंने चुपचाप से प्लेट ले ली और खाना भी शुरू कर दिया कि पता नहीं पागल है कहीं मार मूर न दे, ठीक है। तो उन्होंने खाना भी शुरू कर दिया, लेकिन फिर वो बड़े हैरान हुए और उससे बोला, लेकिन भाई साहब आप अपना लंच मुझे क्यों दे रहे हैं? उसने पता क्या बोला, कहता है ट्वाइस in the last 5 minutes you have said what a funny country is Japan। हाँ, तुमने बोला क्या वाहियात मुल्क है जापान। क्यों? क्योंकि तेरे को खाना नहीं मिला। अबे तू मेरा खाना खा, अपना मुंह कर दे बंद, ये तो तेरे लिए ठीक नहीं हो, तेरे दांत तोड़ देंगे हम। क्या है तेरे को, क्या तकलीफ है? खाना नहीं मिला ना, मेरा खाना खा, शट अप। खबरदार तूने जापान के खिलाफ एक चीज बोली। साहब ये कौन बोल रहा है? ये एक सिपाही नहीं बोल रहा, कोई नेवी का सेलर नहीं बोल रहा, कोई एयरफोर्स का एयरमैन नहीं बोल रहा, ये एक ऑर्डिनरी बच्चा 13 साल का, जिसमें कूट कूट कर जापान के लिए प्यार भरा है। तो आप समझे पेट्रियोटिज्म क्या होती है। यू डोंट हैव टू बी अ सोल्जर टू बी पेट्रियोटिक। Absolutely. Anybody, every Indian is required to be patriotic. Right, sir. You are an Indian, you must be patriotic. Right. ठीक है साहब। तो ये एक छोटी सी कहानी है देश प्रेम के बारे में। What is the first value? Your country. And as long as you value your country so high, whether you are a soldier, whether you are an engineer, doctor, contractor, कुछ भी हो आप, इंजीनियर हो, आर्किटेक्ट हो, सब आपके लिए प्रथम वैल्यू कंट्री होनी चाहिए। मैं कोई ऐसा घटिया काम नहीं करूंगा जिससे मेरे देश का नाम नीचे हो। कंट्री इज द फर्स्ट वैल्यू, करेज इज द सेकंड वैल्यू। करेज आपको बड़ा बनाती है। करेज इज ऑफ 2 काइंड्स, फिजिकल करेज, मॉरल करेज। आप समझ रहे हैं, 2 किस्म की करेज होती है। एक तो जो मैदान जंग में दिखाई जाती है कि आप सड़क पे जा रहे हैं और गुंडे एक लड़की बेचारी अकेली को छेड़ रहे हैं, आप अपना सिर नीवा करके दाएं बाएं से निकल जाने की कोशिश करें, अरे मैं लफड़े में क्यों फंसूं। करेज है कि मैं जाके उसका गला पकड़ूं, मैं पत्थर उठाऊं और उसको मारूं, खबरदार इस लड़की को तूने हाथ लगाया। ठीक है साहब, दैट इज कॉल्ड फिजिकल करेज। और जो करेज है वो आदमी चौड़ा होके चलता है। छोटे से दादे अगर आपने देखे होंगे स्कूल या कॉलेज में, 3 बटन खोल के रखते हैं अपनी छाती के और ऐसे करके चलते हैं। और जो डरपोक है, चाहे 6 फुट की लाश हो, वो ऐसे छोटा होके चलेगा। ठीक है साहब। तो करेज इज द सेकंड वैल्यू। और करेज में उससे भी बड़ी करेज है मॉरल करेज। आपको सैम मैनेक्शॉ को श्रीमती इंदिरा गांधी ने मार्च 1971 में बुलाया, बोला सैम मैं चाहती हूं कि तुम बांग्लादेश में अंदर घुस जाओ और ऑक्यूपाई कर लो बांग्लादेश को। तो बोले मैडम लेकिन मेरी फौजें तो सारी पंजाब की तरफ हैं, उनको वहां तक लाने में 1.5 महीना लगेगा, 2 महीने लगेंगे, और वो तब तक बारिश शुरू हो गई होगी। वहां तो सैलाब बना हुआ है, एज इट इज 5 किलोमीटर से ज्यादा चौड़ी नदियां हैं, वहां तो साहब वो समुद्र बना होगा। तो आप मैडम मुझे टाइम दीजिए, मैं आपको बांग्लादेश दे दूंगा। यू लेट मी गो इन नवंबर दिसंबर, क्योंकि अभी मॉनसून आने वाली है, मॉनसून में मेरी फौजें फंस जाएंगी। आप मुझे नवंबर दिसंबर में जाने दीजिए, तब तक बर्फ पड़ जाएगी, चीन चाहकर भी नहीं आ सकेगा। दिस इज कॉल्ड मॉरल करेज। मिसेस इंदिरा गांधी को ऐसे बोल देना सारों के मिनिस्टरों के सामने कि मैडम मेरे को टाइम दीजिए, मैं आपको 100% जीत दिलाऊंगा। अभी आप बोलेंगी मैं आपका हुक्म मानूंगा, लेकिन जीत की मैं गारंटी नहीं दे सकता, हार के चांस ज्यादा है, क्योंकि कोई तैयारी नहीं फौजें वहां से लानी, ब्रिजिंग इक्विपमेंट पंजाब बॉर्डर से लाना है सारा, क्योंकि किसी ने हमको बोला ही नहीं था कि बांग्लादेश में भी हमको ये हो सकता है। तो दिस इज कॉल्ड मॉरल करेज। तो करेज फिजिकल, करेज मॉरल। तो कंट्री, करेज, कंपैशन। आप में बहादुरी है, आप ताकतवर हो, लेकिन आप गुंडागर्दी नहीं कर सकते। ठीक है।
और आप गुंडागर्दी तब नहीं, जो कि अच्छा असली में दादा होता है, असली में योद्धा होता है, वो अपने से छोटे को नहीं मारता, वो तौहीन समझता है अपने से कम, बराबरी के कम से लड़ने के अंदर। उसमें कंपैशन है, गरीबों के लिए उसमें दया है, जिसको चोट लग गई है उसको बचाने के लिए वो बहुत चीजें कर सकता है। तो कंट्री, करेज, कंपैशन फॉर दोज हु आर वर्स ऑफ देन यू, पुअरर देन यू, कंपैशन। और जो लास्ट वैल्यू है वो है ट्रूथ, CCT वैल्यू, ठीक है, CC, तो 3C Okay. and T, ठीक है, कंट्री, करेज, कंपैशन, ट्रूथ, दीज Right. आर द 4 बेसिक वैल्यूज जो हमको फौज में सिखाई जाती हैं। हमेशा सच बोलो, बी ऑनेस्ट। और इसके लिए भी मैं एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा महाभारत से। 100 कौरव और 5 पांडवों को लेके गुरु द्रोणाचार्य गए कहां पे? देहरादून। आप जानते हैं देहरादून नाम कहां से आया? डेरा द्रोण, द कैंप ऑफ द्रोण। द्रोणाचार्य ने वहां जाके कैंप लगाया था, तो डेरा द्रोण, देहरादून से देहरादून, आज की पहाड़ी भाषा में वो देहरादून कहते हैं उस जगह को। इंडियन मिलिट्री एकेडमी आज वही है, टॉन्स के किनारे पे, जहां पे कौरवों और पांडवों को लड़ाई की सीख दी गई थी गुरु महाराज ने। समझ गए आप? यू जस्ट सी दिस सिंक्रोनिसिटी। तो साहब वो वहां पे उनको सिखाते थे, तो सुबह उनको उठा के रन के लिए ले जाते थे, फिर कुश्ती और मल्ल युद्ध और गदा युद्ध और तीरंदाजी और तलवार से लड़ना सिखाया जाता था। और शाम को वो नहा धो के खाने के पहले उनकी क्लास होती थी नीति शास्त्र पे, नीति शास्त्र पे। तो जो पहला लेसन था उसने वो सिखाया, अच्छा सत्यम उवाच, मतलब सच बोलो। आज हम लोग कहीं सिखाते हैं अपने करिकुलम में? You know, it is very strange, there is not one word on values till very recently, जब तक कि लोगों ने रौला नहीं पाया कि साहब वैल्यूज कौन सिखा, who's teaching values in school, in colleges? हमारे टाइम में मॉरल साइंस होता था एक सब्जेक्ट, वो भी हटा दिया साहब, नहीं पहले इसको अलजेब्रा आना चाहिए, मॉरल साइंस बाद में सीखेगा। कौन सिखाएगा? माँ बाप को टाइम नहीं, दोनों नौकरी कर रहे हैं, स्कूलों के सिलेबस में नहीं। ये तो साहब रिलीजियस हो जाता है, हम तो सेक्युलर हैं। आप सेक्युलर हैं तो क्या मतलब आप चोर हैं? इसी तो वो पहला सिखाया सत्यम उवाच, बोलो चलो 10 बारी रिपीट करो, सत्यम उवाच, सत्यम उवाच, सत्यम उवाच, सत्यम उवाच। ओके नकुल, क्या था लेसन पहला? सत्यम उवाच। गुड, बैठ जाओ। अगले दिन उसने नेक्स्ट लेसन शुरू किया, ठीक है। तो लेसन शुरू करने के पहले टीचर क्या करते हैं? कल का लेसन का रिवीजन कराते हैं। बोले हाँ जी, कल का लेसन क्या था? जल्दी से बोलो। दुर्योधन, बोले सत्यम उवाच। हाँ वो भीम, सत्यम उवाच। युधिष्ठिर, खड़ा हो जा। हाँ, कल का लेसन क्या था? चुप चुप। बोले क्या सबसे बड़ा ठूठ है? तेरे छोटे भाई को याद है, तेरे को याद नहीं? क्या हो गया तेरे को? 10 बार बोल सत्यम उवाच, सत्यम उवाच। तो साहब ये ड्रामा अगले दिन भी हुआ। युधिष्ठिर से पूछा, चुप। बाकी सब कौरव पांडव सब ने बोल दिया सत्यम उवाच। तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 6वें दिन, 7वें दिन वो चुप ठूठ की तरह खड़ा हो जाए। ये साहब याद नहीं हुआ। उसने कहा तू पागल हो गया है क्या? इसमें क्या 2 तो शब्द है यार, सत्यम उवाच। 7वें दिन जब खड़ा किया, पूछा, अबे युधिष्ठिर तेरे को वो पहला लेसन याद हुआ कि नहीं हुआ? बोले जी याद हो गया। क्या है? बोले सत्यम उवाच। बोले आज कैसे याद हो गया? बोले साहब मैंने पूरे हफ्ता एक बार भी झूठ नहीं बोला। Have you understood? मैंने पूरे हफ्ते एक बार भी झूठ नहीं बोला। दिस इज कॉल्ड कि अब मैं सत्यम उवाच, सच बोलो। अब मैं सच बोल रहा हूं, मैंने पूरे हफ्ता झूठ नहीं बोला, छोटा सा झूठ भी नहीं बोला कि साहब आप लेट क्यों हो गए? मैं सर वो ट्रैफिक जैम में फंस गया था। कोई ट्रैफिक जैम नहीं। For small little things also we tell little lies, but the fact of the matter is कि सत्यम उवाच। अगर आप सच बोलेंगे, सारा जो बेस है करप्शन का वो खत्म हो जाएगा। You will not falsify the accounts, you will not tell lies, you will not falsify the grade of material. That bloody bridge will not fall on the heads of people. True, sir. True. So country, courage, compassion And truth.
These Right. are the 4 basal values that we are taught in the military, and I'd like to leave you with it. I'm very grateful for all of you to have given me this patient hearing. Thank you. Thank you And